हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लांटहॉलिक बाय स्वर्णिका। और आज हम डिस्कस करेंगे राइबोसोम्स के सेकेंड पार्ट को। जो हमने अर्लियर डिस्कस किया था वो राइबोसोम्स के ऊपर एक शॉर्ट डिस्कशन था ऑफ अबाउट 20 मिनट्स। तो राइबोसोम्स के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन बचती हैं उनके अल्ट्रा स्ट्रक्चर को लेकर, और उनका स्ट्रक्चर हो गया जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और दूसरी चीज़ है कि जो 70S राइबोसोम है और जो 80S राइबोसोम है, इन दोनों का सिंथेसिस कैसे होता है, दैट इज़ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी। एंड द थर्ड थिंग इज़ दैट कंपैरिजन पढ़ेंगे हम इन दोनों के बीच में, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम के बीच में क्या कंपैरिजन होता है। तो ये तीन चीज़ें हम आज देखने वाले हैं। तो उसको स्टार्ट करने से पहले आज का जो थॉट है वो है लिटिल बाय लिटिल, डे बाय डे, वॉट इज़ मेंट फॉर यू विल फाइंड इट्स वे। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि कभी कभी हमारे सामने बहुत कन्फ्यूजन होता है हमारी चॉइसेस को लेकर। कई एक या दो या तीन चॉइसेस होती है हमारे सामने और हमें चूज़ तो एक ही को करना होता है। वी कांट पुट लेग्स टुगेदर इन टू डिफरेंट बोट्स। हिंदी में एक कहावत है ना कि आप दो बोट में एक साथ पैर रख कर नहीं चल सकते। सो इट इज़ यू हैव टू मेक वन चॉइस। दो रास्तों पर आप एक साथ एक ही वक्त पे नहीं चल सकते। तो वहाँ पर जब हमारे सामने कन्फ्यूजन होता है किसी चॉइस को लेकर, तो जब हम उनके बारे में सर्च करते हैं और ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं उस चीज़ के बारे में, उस फील्ड से रिलेटेड लोगों से मिलते हैं, तब ऐसा होता है कि धीरे धीरे लिटिल बाय लिटिल, डे बाय डे कन्फ्यूजन्स क्लियर होते जाते हैं और जो चीज़ हमारे लिए बनी है, जो हमारे लिए जो वाकई में हमें अपील करती है, हमारे लिए बनी है, वो अब फाइंड इट्स वे, हमारे तक रास्ता ढूंढ ही लेती है। चलिए अब आते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर पर। राइबोसोम्स के अल्ट्रा स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। पॉजिटिव प्रोटीन चार्जेस आर नॉट सफिशिएंट टू बैलेंस द मैनी नेगेटिव चार्जेस इन द फॉस्फेट ऑफ द RNA. So ribosomes are strongly negative and bind cations and basic stains. तो मैंने क्या बताया था आपको कि जो RNA होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। तीन चीज़ें, राइबोसोमल rRNA होता है उसके अंदर दूसरी चीज़ है राइबोप्रोटीन्स और तीसरी चीज़ है मेटेलिक आयंस। तो मेटेलिक आयंस को इतना ज़्यादा कंसीडर नहीं करते। दो मेन चीज़ें कौन सी हो गई, RNA, राइबोसोमल rRNA, राइबोसोमल RNA को rRNA बोला जाता है ना शॉर्ट में, और राइबोप्रोटीन्स। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि जो RNA होता है राइबोसोम के अंदर जो RNA है वो उसमें जो फॉस्फेट ग्रुप होता है उसकी वजह से उस पर नेगेटिव चार्जेस होते हैं, जिसकी वजह से जो राइबोसोम है वो नेगेटिवली चार्ज्ड बन जाता है। तो प्रोटीन्स कैसे होते हैं, प्रोटीन्स आपके पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। तो जो पॉजिटिव प्रोटीन्स हैं, लेकिन जो प्रोटीन्स पॉजिटिव होते हैं उनके ऊपर जो चार्जेस होते हैं वो भी इतने नहीं होते कि वो बैलेंस कर सकें नेगेटिव चार्ज को। राइबोसोम के इतने ज़्यादा वो उन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं होते। तो जो राइबोसोम है वो स्ट्रांगली नेगेटिव होता है और वो किससे बाइंड करता है, कैटाइंस से बाइंड करता है। इट बाइंड्स विद कैटाइंस एंड बेसिक स्टेन्स, और बेसिक स्टेन से बाइंड करता है। कॉन्सिक्वेंटली नेगेटिव स्टेनिंग, तो देखो जो वो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बेसिक स्टेन से बाइंड करते हैं, और जो पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एसिडिक स्टेन से बाइंड करते हैं। तो कॉन्सिक्वेंटली नेगेटिव स्टेनिंग ऑफ राइबोसोम्स हैज़ लेड टू द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ दीज ऑर्गेनेल्स। तो जब हमने नेगेटिव स्टेनिंग की राइबोसोम्स की, तो हम इससे क्या कर पाए, बेटर अंडरस्टैंडिंग रख पाए किसके बारे में, हमारी ये जो ऑर्गेनेल है राइबोसोम्स उसके बारे में। तो आज हम 2 मॉडल्स डिस्कस करते हैं। 2 मॉडल्स जो कि किसके बारे में बताते हैं, 2 मॉडल्स विच टेल अस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द राइबोसोम, जो राइबोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में हमें बताते हैं। पहला मॉडल है स्टॉफलर एंड विटमिन्स मॉडल, क्वासी सिमेट्रिकल मॉडल। इसको क्वासी सिमेट्रिकल मॉडल भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, द 30S राइबोसोमल यूनिट हैज़ एन इलोंगेटेड स्लाइटली बेंट प्रोलेट शेप। तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो 30S राइबोसोमल सब यूनिट है हमारी, क्योंकि जो आपको पता है जो 70S राइबोसोम होता है उसकी 2 सब यूनिट्स होती हैं, एक 30S और एक 50S। तो हम अभी 30S सब यूनिट की बात कर रहे हैं। उसकी जो शेप होती है इलोंगेटेड होती है,
यानी कि लंबी लंबी, स्लाइटली बेंट एंड प्रोलेट शेप। प्रोलेट का मीनिंग बताती हूँ मैं आपको। ये देखिए आपके सामने 2 शेप्स हैं। ये वाली जो शेप है, ये शेप होती है प्रोलेट शेप, जो मतलब बिल्कुल एग लाइक होती है ना, तो ये प्रोलेट शेप है। और ये ओब्लेट, दिस इज प्रोलेट एंड दिस इज ओब्लेट एंड दिस इज प्रोलेट। तो आप इन शेप को याद रख सकते हैं। यहाँ पर क्या बताया है कि जो हमारी राइबोसोमल यूनिट होती है 30S वाली, वो कैसी होती है, प्रोलेट शेप की होती है, ये यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद अ ट्रांसवर्स हॉलो और क्लेफ्ट डिवाइड्स द 30S सब यूनिट इंटू 2 पार्ट्स, अ स्मॉलर हेड एंड अ लार्जर बॉडी। अब आते हैं डायग्राम पर, डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए इस डायग्राम में देखिए, ये जो 30S वाली यूनिट है, ये जो 30S वाली यूनिट है, मैं इसको अलग से ड्रॉ करती हूँ। तो क्या बताया कि एक क्लेफ्ट, क्लेफ्ट का मतलब क्या होता है, किसी कट, कट बोलते हैं ना, कट, तो कट लगना, कट को बोलता है क्लेफ्ट। तो यहाँ पर आपको एक कट दिखाई दे रहा है, तो इस कट को बोला जाता है क्लेफ्ट, दिस इज क्लेफ्ट, ये क्लेफ्ट है। और ये क्या बताया गया है कि ये जो क्लेफ्ट होता है, ये 30S सब यूनिट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। एक स्मॉल पार्ट होता है जिसको हेड बोलते हैं, विच इज़ कॉल्ड हेड, ये वाला जो हिस्सा है वो हेड है, और ये वाला जो हिस्सा है वो क्या है, बॉडी, द लार्जर पार्ट इज कॉल्ड बॉडी। यहाँ पर भी देखिए द स्मॉल, जो क्लेफ्ट है, ये रहा क्लेफ्ट, जो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, हेड एंड बॉडी। जो हेड है वो स्मॉलर पार्ट है और जो बॉडी है वो लार्जर पार्ट है। ये बात समझ में आई। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट। द सेंट्रल, the 50S subunit appears bilaterally symmetrical and shows 3 protuberances arising from a rounded base maple leaf structure। जैसे कि मैपल लीफ, मैपल लीफ कौन सी लीफ होती है, कनाडा का जो मैप है, कनाडा के मैप पर जो लीफ बनी हुई है वो मैपल लीफ है, इट इज़ मैपल लीफ। तो वो लीफ आपने देखी होगी, उसी लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है 50S सब यूनिट का। उस 50S सब यूनिट को मैपल लीफ के स्ट्रक्चर से कंपेयर किया गया है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो 50S सब यूनिट होती है बायलेटरली सिमेट्रिकल होती है सबसे पहली बात तो, एंड उसके बाद बायलेटरली सिमेट्रिकल होने के बाद, यानी कि बायलेटरली सिमेट्रिकल होने का मतलब तो आपको पता ही होगा, उसे 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया जा सकता है बाय द प्लेन, बाय 1 प्लेन। एंड उसको उस 3 प्रोट्यूबरेंसेस, प्रोट्यूबरेंसेस क्या होता है, मतलब जो उसके ऊपर से जो पार्ट्स उसमें से कुछ निकल रहे हैं उनको प्रोट्यूबरेंसेस कहते हैं, जो कि अराइज होते हैं उसके बेस से। देखो अब इसमें आओ तो आप इसमें प्रोट्यूबरेंस देख रहे होंगे, यहाँ पर एक प्रोट्यूबरेंस आप देख सकते हैं, ये रही सेंट्रल प्रोट्यूबरेंस। और डॉटेड क्यों है ये, वाइट इज डॉटेड नॉट सॉलिड, तो ये आपका पीछे की साइड प्रेजेंट है, इसलिए ये आपको कैसे दिखाया गया है, आपको ये सॉलिड में नहीं दिखाया गया है, डॉटेड लाइंस में दिखाया गया है। एक प्रोट्यूबरेंस ये हो गई। और कौन सी प्रोट्यूबरेंसेस हैं आपको यहाँ पर जो दिख रही हैं, वो है ये प्रोट्यूबरेंसेस हो गई और एक ये हो गई। तो 3 प्रोट्यूबरेंसेस जो हैं वो इसके बेस से अराइज करती हैं। ये इसका बेस है, ये रहा देखिए बेस, इसके बेस से 3 प्रोट्यूबरेंसेस अराइज करती हैं, जिसमें से जो सेंट्रल प्रोट्यूबरेंस है हमें उससे मतलब रखना है। द सेंट्रल प्रोट्यूबरेंस बीइंग द मोस्ट प्रोमिनेंट, द 50S सब यूनिट इज ऑफन कंपेयर्ड विद द आर्म चेयर with the rounded base forming a vaulted seat, the central protuberance forming the back and the lateral protuberances the arms of the chair। तो जो सेंट्रल प्रोट्यूबरेंस होती है वो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा विजिबल होती है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, सबसे ज़्यादा बड़ी होती है। जो 50S सब यूनिट है उसको अक्सर किससे कंपेयर किया जाता है, आर्म चेयर से। जैसे चेयर के पास, चेयर में क्या होता है, जैसे चेयर के अंदर ये पीछे क्या है, बैक है, और ये चेयर की 2 आर्म्स है। तो ये अब इसको किससे कंपेयर करना है हमें, वी हैव टू कंपेयर दिस विद राइबोसोम। तो ये जो है आपकी बैक, ये बैक आपकी क्या हो गई, सेंट्रल प्रोट्यूबरेंस, और जो आर्म्स है वो आर्म्स आपकी क्या हो गई, आपकी जो 2 लेटरल प्रोट्यूबरेंसेस होती हैं वो आपकी आर्म्स हो गई, और जो सीट है जहाँ पर हम बैठते हैं वो सीट क्या हो गई आपका, राउंडेड बेस।
ये राइबोसोम के, अब उसमें डायग्राम में हम देख लेते हैं। तो इस डायग्राम में आप देखिए, ये जो है, ये जो लेटरल प्रोट्यूबरेंसेस हैं, ये आपकी क्या हो गई, दीज आर द आर्म्स ऑफ द चेयर। और जो सेंट्रल प्रोट्यूबरेंस है वो आपका क्या हो गया, बैक ऑफ द चेयर। और जो बेस है ये आपका क्या हो गया, सीट ऑफ द चेयर। और इस सीट के ऊपर कौन बैठा हुआ है, सीट के ऊपर 30s सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट बैठी हुई है। ओके, तो यही डायग्राम है। और ये जो इस मॉडल को एक्सप्लेन करता है, स्टॉफलर एंड विटमेंस मॉडल, जिसको क्वासी सिमेट्रिकल मॉडल भी बोला जाता है। तो इस मॉडल से आप क्या समझ सकते हैं, इस मॉडल के कंक्लूजन में मैं आपको ये कह सकती हूँ कि जो 30s सब यूनिट होती है, वो 30s सब यूनिट जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड, उसको एक क्लेफ्ट होता है उसके अंदर जो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक स्मॉलर पार्ट जिसे हेड कहते हैं और एक लार्जर पार्ट जिसे बॉडी बोला जाता है। देन उसके बाद 50s सब यूनिट की बात आती है। तो 50s सब यूनिट के बारे में ये जो मॉडल है आपको ये बताता है कि जो आपका उसके 50s सब यूनिट के पास 3 प्रोट्यूबरेंसेस होती हैं, जिसमें से जो सेंट्रल, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक आर्म चेयर की तरह होता है, जिसमें सेंट्रल प्रोट्यूबरेंस एक बैक का काम करती है, चेयर के बैक का। बेस जो है वो वॉल्टेड सीट का काम करता है। एंड देन जो बात आती है आपकी उसकी आर्म्स की, तो वो आर्म्स का काम कौन करता है, लेटरल प्रोट्यूबरेंसेस। आई होप आपको ये मॉडल समझ आया होगा। देन जो सेकेंड मॉडल है वो है आपका लेक्स मॉडल, और इसको एसिमेट्रिकल मॉडल भी बोला जाता है। ये 1981 में आया था, जिसके अभी हमने देखा, जो अभी हमारा लास्ट मॉडल है, उस मॉडल में हमने क्या देखा कि जो कौन सी 50s सब यूनिट थी उसको बाइलेटरली सिमेट्रिकल बताया गया था। अब लेक्स मॉडल को स्टडी करते हैं। तो लेक्स मॉडल को एसिमेट्रिकल मॉडल बोला गया है। दिस कम्प्लीटली एसिमेट्रिकल मॉडल ऑफ राइबोसोम हैज़ बीन सजेस्टेड बाय जेम्स ए लेक 1981. The smaller subunit has a head, base and platform. The platform separates the head from the base by the help of a cleft. अब इसमें क्या बताया गया है कि ये मॉडल जो है, सबसे पहली बात ये क्या बताता है कि जो राइबोसोम है वो कम्प्लीटली एसिमेट्रिकल है, पूरी तरीके से एसिमेट्रिकल होता है। और इसको सजेस्ट किया था जेम्स ए लेक ने 1981 में। जो स्मॉल सब यूनिट होती है उसके पास यहाँ पर 3 पार्ट्स बताए गए हैं, वहाँ पर 2 थे, हेड और बॉडी, और यहाँ पर 3 पार्ट्स बताए गए हैं। हेड, बॉडी की जगह पर बेस वर्ड यूज़ किया, हेड, बेस एंड प्लेटफॉर्म स्मॉलर सब यूनिट के लिए। तो जो प्लेटफॉर्म होता है, द प्लेटफॉर्म सेपरेट्स द हेड फ्रॉम द बेस। जो प्लेटफॉर्म होता है उसका काम क्या होता है, हेड को बेस से सेपरेट करना बाय हेल्प ऑफ अ क्लेफ्ट, एक क्लेफ्ट की मदद से। दिस क्लेफ्ट इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शनल रीजन. इट इज सजेस्टेड to be the site of codon-anticodon interaction and as a part of binding site for initiation factors of the protein synthesis. अब ये जो क्लेफ्ट है, जो क्लेफ्ट होती है स्मॉलर सब यूनिट के अंदर, जो क्लेफ्ट होती है, 3 चीज़ें यहाँ पर, बेस और प्लेटफॉर्म एंड क्लेफ्ट के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि जो क्लेफ्ट होता है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फंक्शनल रीजन, एक इम्पॉर्टेंट फंक्शनल रीजन है, यानी कि इसका फंक्शन भी यहाँ पर बताया गया है कि वो फंक्शन क्या होता है। इट इज़ द साइट ऑफ कोडॉन एंटीकोडॉन इंटरेक्शन। ये वो साइट होती है जहाँ पर कोडॉन और एंटीकोडॉन इंटरेक्ट करते हैं, इज अ पार्ट बीइंग साइट फॉर द इनिशिएशन फैक्टर ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। तो जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है, यानी कि ट्रांसलेशन जब स्टार्ट होता है, तो वहाँ पर इनिशिएशन फैक्टर होता है। आपको पता होगा कि इनिशिएशन फैक्टर होता है, एक टर्मिनेटिंग फैक्टर होता है। तो इनिशिएशन फैक्टर जो है वो बाइंड करता है यहीं पर क्लेफ्ट वाले रीजन में आकर। तो आप इसको देख लीजिए कि क्या क्लेफ्ट है, क्या वो है, इस चीज़ को समझते हैं। तो ये डायग्राम है स्मॉल सब यूनिट का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हेड है, ये प्लेटफॉर्म है, ये क्लेफ्ट है और बेस है। और इसी को दूसरे तरीके से देखने का तरीका है, ये दूसरे तरीके से शो किया गया है। ये एक तरीका हो गया शो करने का और ये दूसरा तरीका है शो करने का। इसके अंदर भी आप देख सकते हैं ये हेड वाला रीजन हो गया, दिस इज़ प्लेटफॉर्म एंड दिस इज़ बेस। एंड गिव मी 1 मिनट। अब बात करते हैं लार्ज सब यूनिट की। द लार्ज सब यूनिट कंसिस्ट ऑफ अ रिज, अ सेंट्रल प्रोट्यूबरेंस एंड अ स्टॉक. The ridge and the central protuberances are separated with the help of a valley. तो इसके अंदर क्या होता है
कि जो लार्ज सब यूनिट है इसके अंदर एक रिज होती है। देखो रिज का मतलब क्या होता है, रिज का मतलब होता है उठा हुआ पार्ट, किसी भी चीज़ के जो उठा हुआ पार्ट होता है उसको हम रिज बोलते हैं। तो इसके अंदर यहाँ पर जो लार्ज सब यूनिट है इसके अंदर एक रिज है, एक सेंट्रल प्रोट्यूबरेंस है, जो जैसे कि अभी हमने प्रीवियस मॉडल में भी पढ़ा। और ये जो रिज और सेंट्रल प्रोट्यूबरेंसेस हैं ये सेपरेटेड हैं, किसकी मदद से सेपरेटेड है, वैली की मदद से। अब इस चीज़ को इसमें डायग्राम में देखते हैं इसी चीज़ को। सो हियर यू कैन से दैट देयर इज अ रिज, देयर इज अ सेंट्रल प्रोट्यूबरेंस एंड दे आर सेपरेटेड बाय वैली। रिज और जो सेंट्रल प्रोट्यूबरेंस है वो एक दूसरे से सेपरेटेड है वैली की मदद से। फिर यहाँ पर एक एडिशनल स्ट्रक्चर एक और है स्टॉक, जो हमने वहाँ पे मतलब स्ट्रक्चर वही है जो वहाँ पर था, स्ट्रक्चर वही स्ट्रक्चर यहाँ पर है, आर्म चेयर वाला स्ट्रक्चर यही स्ट्रक्चर है, बस नाम अलग अलग कर दिया है और ज़्यादा इसको उसने अलग नाम दे दिया है, डिफ्रेंशिएट कर दिया है। तो यहाँ पर एक अलग एक और स्ट्रक्चर बताया गया है स्टॉक। अब इसको उस वाले मॉडल से कंपेयर करोगे तो मुझे अभी भी ये वैसा ही दिखता है, क्योंकि देखिए ये आपकी हो गई बैक, ये हो गई आपकी दोनों आर्म्स और ये हो गई आपकी बेस चेयर का, और ये मतलब सीट हो गई चेयर की। तो इस तरीके से इस वाले डायग्राम में भी आप इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। ये वैली है, ये रिज है, ये सेंट्रल प्रोट्यूबरेंस है और ये स्टॉक है। और फिर क्या दिखाया गया है इस डायग्राम में, फिर है कि ये दोनों जो स्मॉल सब यूनिट है और जो लार्ज सब यूनिट है वो किस तरीके से एक दूसरे से बाइंड किया हुआ है उन्होंने, ये दिखाया गया। अब आपने देखा होगा कि जो दोनों मॉडल है उन दोनों मॉडल में हमने किसको स्टडी किया, 70S राइबोसोम को ही स्टडी किया। अब 80S राइबोसोम के 3 डायमेंशनल मॉडल को स्टडी करते हैं। आई थिंक इट्स फाइन, दिस साइज इज फाइन। The 30S subunits of prokaryote ribosomes, the 40S ribosomal subunit of eukaryotes is divided into head and base segments by a transverse groove. जो 30S सबयूनिट होती है प्रोकैरियोट राइबोसोम की, और जो 40S सबयूनिट होती है 40S राइबोसोमल सबयूनिट होती है यूकैरियोट्स की, इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड द बेस सेगमेंट बाय ट्रांसवर्स ग्रूव। हम इसको छोड़िए, डोंट फोकस इन दिस पार्ट, यहाँ पर फोकस करिए कि जो 40S राइबोसोमल सब यूनिट होती है यूकैरियोट्स की वो किस में डिवाइडेड है, हेड और बेस सेगमेंट्स में डिवाइडेड है बाय ट्रांसवर्स ग्रूव की मदद से। The 60S ribosomal subunit is generally rounder in shape than the small subunit. जो 60S subunit है, जो large subunit है, उसकी जो shape है वो ज़्यादा round होती है as compared to the small subunit. Although its one side is flattened, लेकिन जो 60S ribosomal subunit है इसका एक side flat भी होता है. This is the side that becomes confluent with the small subunit during the formation of the monomer or monosome. जब प्रोटीन का मोनोमर बनता है तो उस टाइम पर क्या है, उस टाइम पर ये जो फ्लैट वाला पार्ट है 60S राइबोसोम का, यही जो है वो 70S राइबोसोम के साथ जुड़ता है। कन्फ्लुएंट का मतलब यही होता है मीट होना। When ribosomal protein is omitted or modified at a time, they show that certain ribosomal proteins require prior to the attachment of the other proteins in order to become incorporated in a stepwise manner. तो देखो, when ribosomal protein is omitted or modified at a time, जब ribosomal protein, क्योंकि ribosomal protein किसको बनाता है, राइबोसोम को बनाता है। तो जब कुछ राइबोसोमल प्रोटीन्स की, तो मैंने क्या बताया कि जो राइबोसोमल प्रोटीन होते हैं जब वो ओमिट हो जाते हैं, व्हेन दे आर ओमिटेड, जब वो ओमिट हो जाते हैं तो व्हेन दे आर ओमिटेड और मॉडिफाइड या फिर मॉडिफाइड हो जाते हैं, दे शो सर्टेन राइबोसोमल प्रोटीन, वो ये शो करते हैं कि कुछ राइबोसोमल प्रोटीन्स की ज़रूरत पहले पड़ती है और कुछ राइबोसोमल प्रोटीन्स की ज़रूरत बाद में पड़ती है। मतलब कुछ राइबोसोमल प्रोटीन्स को पहले बनते हैं, कुछ राइबोसोमल प्रोटीन्स पहले बनते हैं, वो आरएनए से अटैच होते हैं, उसके बाद जो दूसरे प्रोटीन्स हैं वो उनके बाद ही आरएनए से अटैच हो पाते हैं। जो पहले बनने वाले प्रोटीन्स होते हैं उनको इनिशियल और प्राइमरी बाइंडिंग प्रोटीन्स बोला जाता है, जिसका एग्जाम्पल हो गया L4। ये बाइंड करता है स्पेसिफिक साइट्स पर, किसके साथ बाइंड करता है, नेक्ड आरएनए पर बाइंड करता है, एंड विदाउट देम
इनके बिना जो इनिशियल प्रोटीन्स हैं या जो प्राइमरी प्रोटीन्स हैं, इनके बिना जो सेकेंडरी बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं वो बाइंड नहीं कर सकते, इसलिए इनका नाम क्या है, प्रोटीन्स का जो पहले बाइंड होते हैं प्राइमरी और जो बाद में बाइंड होते हैं वो सेकेंडरी। इनिशियल बाइंडिंग प्रोटीन्स हैव आल्सो बीन फाउंड एसेंशियल इन द कंट्रोल ऑफ सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल प्रोटीन्स। जब हम आगे सिंथेसिस पढ़ेंगे राइबोसोमल प्रोटीन्स का किस तरीके से सिंथेसिस होता है, तो वहाँ पर भी हम इस बात को देखेंगे कि जो इनिशियली बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं ये राइबोसोमल प्रोटीन्स के सिंथेसिस को भी कंट्रोल करते हैं। दे ऑल्सो कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल प्रोटीन्स। Further, all ribosomal proteins of the 70S ribosomes have been isolated and specific antibodies against them has been produced। जो राइबोसोमल सब प्रोटीन्स है किसके 70S राइबोसोम्स के, उनको आइसोलेट किया जा चुका है और उनके अगेंस्ट जो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ हैं वो भी प्रोड्यूस की जा चुकी हैं। वेरियस इम्यूनोलॉजिकल एंड केमिकल cross-linking procedures have made possible the construction of maps of topographical distribution of ribosomal protein within the ribosomal subunit। मतलब कई सारे इम्यूनोग्लोबिन्स किसे कहते हैं, इम्यूनोग्लोबिन्स हम अपनी एंटीबॉडीज़ को कहते हैं। तो इम्यूनोलॉजिकल मतलब उन्हीं से रिलेटेड हो गया। और केमिकल क्रॉस लिंकिंग प्रोसीजर्स का यूज़ कर हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया है, राइबोसोमल सब यूनिट्स के मैप्स कंस्ट्रक्ट किए। जैसे हम जेनेटिक मैप बनाते हैं वैसे हमने क्या बनाया, मैप बनाया। किसका मैप बनाया, राइबोसोमल सब यूनिट का मैप बनाया, जिसमें हमें टोपोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है राइबोसोमल प्रोटीन का। मतलब राइबोसोमल प्रोटीन्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है ये हमें देखने को मिलता है। प्राइमरी प्रोटीन्स कहाँ कहाँ पर अटैच हैं, सेकेंडरी प्रोटीन्स कहाँ कहाँ पर अटैच हैं, ये हमें उस मैप में देखने को मिलता है। Some important sites or centers for a specific function have also been indicated in some of these maps। और इन मैप्स में कुछ important sites और centers जो है वो भी क्या किए गए हैं, इंडिकेट किए गए, जो important sites हैं और centers हैं। अब यहाँ पर एक important बात है राइबोसोम्स के बारे में। The two subunits of both the ribosomes, चाहे वो 70S हो चाहे वो 80S हो, दोनों ही राइबोसोम्स या वो कोई सा भी राइबोसोम हो, उनकी जो सब यूनिट्स होती हैं वो अटैच होती हैं एक दूसरे के साथ। वो तब अटैच होती हैं, स्मॉल सब यूनिट एंड द लार्ज सब यूनिट, वो एक दूसरे के साथ तब अटैच होती हैं जब Mg2 पॉजिटिव की कंसनट्रेशन कितनी हो, 0.001 मोलर हो, तभी वो एक दूसरे के साथ अटैच होंगी। M स्टैंड्स फॉर मोलर। जब कंसनट्रेशन 0.001 मोलर से कम होगी तो जो सब यूनिट्स होती हैं वो डिसोसिएट हो जाती हैं, एक दूसरे से अलग अलग हो जाती हैं। और जब कंसनट्रेशन 0.001 मोलर से ज़्यादा होती है तो दो राइबोसोम एक साथ मिलकर एक डाइमर बना लेते हैं। जब दो 70S वाले राइबोसोम मिलते हैं तो वो 100S का डाइमर बनाते हैं, और जब दो 80S वाले राइबोसोम्स मिलते हैं तो वो 120S का डाइमर बनाते हैं। दिस इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट द राइबोसोम्स। यू मस्ट रिमेंबर दैट कि राइबोसोम्स जो हैं वो किस कंसनट्रेशन पे अटैच होते हैं, जब Mg2 पॉजिटिव की, और जब कंसनट्रेशन उससे कम होती है तब क्या होता है, जब कंसनट्रेशन उससे ज़्यादा होती है तब क्या होता है। अब बात आती है कंपैरिजन की। अब हमें करना है कंपैरिजन बिटवीन द 70S एंड द 80S राइबोसोम्स। यूकैरियोटिक 80S राइबोसोम्स डिफर फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक 70S राइबोसोम्स इन द फॉलोइंग रेस्पेक्ट। तो 80S राइबोसोम 70S राइबोसोम से अलग होता है बिकॉज दे आर कंसिडरेबली लार्जर, क्योंकि 80S राइबोसोम है ये 70S से लार्ज होता है साइज में। उसके बाद दे कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन्स, 70 to 80 टाइप्स ऑफ प्रोटीन इंस्टेड ऑफ 53। ये हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि जो 70S राइबोसोम्स होता है इसके अंदर 53 प्रोटीन्स होते हैं, वेयर एज जो 80S राइबोसोम है उसके अंदर 70 to 80 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, विच इज़ अ क्वाइट लार्ज नंबर एज कम्पेयर टू द नंबर ऑफ प्रोटीन्स इन द 70S राइबोसोम। There are 4 types of RNA molecules instead of 3 types। तो यहाँ पर जो 80S राइबोसोम होता है उसके अंदर 4 टाइप्स ऑफ RNA मॉलिक्यूल्स होते हैं 3 की जगह। देयर प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड्स आर लार्ज साइज्ड, इनका साइज लार्ज होता है और इनके प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड्स का साइज भी जो है वो लार्ज है। द RNA प्रोटीन रेशियो इज़ नियर 1:1। जो 80S राइबोसोम है उसके अंदर RNA और प्रोटीन्स का रेशियो जो है वो 1:1 होता है, यानी कि प्रोटीन और RNA का जो अमाउंट है वो इक्वल है। वेयर एज इन द 70S राइबोसोम द RNA टू प्रोटीन रेशियो इज 2:1, यानी कि RNA जो है वो प्रोटीन से 2 गुना प्रेजेंट है। एंड सेवरल एंटीबायोटिक्स सच एज
क्लोरएम्फेनिकॉल इनहिबिट्स बैक्टीरियल बट नॉट यूकैरियोटिक राइबोसोम। जो क्लोरएम्फेनिकॉल एंटीबायोटिक होता है, और इस तरीके के कई सारे एंटीबायोटिक्स होते हैं जो सिर्फ बैक्टीरियल यानी कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम को इनहिबिट कर सकते हैं, यूकैरियोटिक राइबोसोम को इनहिबिट नहीं करते। दिस इज द बेसिस ऑफ यूज ऑफ द मैनी एंटीबायोटिक इन मेडिकल ट्रीटमेंट। जो मेडिकल ट्रीटमेंट में कई सारे एंटीबायोटिक्स यूज़ होते हैं वो इसी तरीके से काम करते हैं कि जब वो राइबोसोम को इनहिबिट कर देंगे तो प्रोटीन का सिंथेसिस होगा नहीं, जो डिफेक्टिव प्रोटीन है जो कि डिजीज़ कॉज कर रहा है उसका सिंथेसिस होगा नहीं, क्योंकि राइबोसोम क्या हो गया यहाँ पर, राइबोसोम को क्या कर दिया है आपने, उसको इनहिबिट कर दिया। और वो भी किस राइबोसोम को इनहिबिट किया है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम को। और प्रोकैरियोट्स जनरली क्या होते हैं, यही तो पैथोजेंस होते हैं हमारे। और जो यूकैरियोटिक राइबोसोम है यानी कि हमारी बॉडी में जो राइबोसोम है वो इनहिबिट होगा नहीं, वो अब जो राइट प्रोटीन है उसका सिंथेसिस होता रहेगा। प्रोटीन सिंथेसिस बाय यूकैरियोटिक राइबोसोम्स इज इनहिबिटेड बाय साइक्लोहेक्सामाइड। जो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं यूकैरियोटिक राइबोसोम्स उसको इनहिबिट किया जा सकता है किसका यूज़ कर कर, साइक्लोहेक्सामाइड का यूज़ कर कर। ये एक सब्सटेंस बताया गया है जिसका यूज़ कर कर हम यूकैरियोटिक राइबोसोम को भी क्या कर सकते हैं, इनहिबिट कर सकते हैं। अब आता है बायोजेनेसिस ऑफ 70S राइबोसोम। 70S राइबोसोम का बायोजेनेसिस यानी कि 70S राइबोसोम बनता कैसे है। इन बैक्टीरिया अ सिंगल जीन ट्रांसक्रिप्ट कंटेनिंग द सीक्वेंसेस ऑफ 16S and 23S and 5S rRNAs। तो जो बैक्टीरियल सिंगल जीन ट्रांसक्रिप्ट होता है यानी कि सिंगल जीन है, उस सिंगल जीन के अंदर सीक्वेंस होते हैं तीनों के लिए, 16S, 23S एंड 5S rRNAs। इन तीनों के लिए सीक्वेंस होते हैं, तीनों के सिंथेसिस के लिए। ये तीनों RNA है और RNA जो है वो DNA से ही बनता है। तो जो DNA है, जो जीन है, उस एक सिंगल जीन के अंदर इन तीनों के लिए सीक्वेंसेस होते हैं। इस सिंथेसिस बाय rRNA ओपेरॉन and this larger molecule is thought to be undergo both tailoring and chemical modification before each RNA molecule assumes its mature form। तो ये जो इनके जो जीन्स हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं, RNA ओपेरॉन में, rRNA ओपेरॉन में, rRNA राइबोसोमल RNA ओपेरॉन में। ओपेरॉन का मतलब क्या होता है, जब जीन्स जो है वो एक साथ प्रेजेंट है, इन सब के जो जीन्स हैं 16S, 23S एंड 5S rRNA के, वो एक साथ प्रेजेंट है। तो जब जीन्स एक साथ प्रेजेंट होते हैं फॉर 2 और मोर थिंग्स तो हम उसको ओपेरॉन बोलते हैं। एंड जो लार्जर मॉलिक्यूल है इज थॉट टू बी अंडरगो बोथ टेलरिंग। लार्ज मॉलिक्यूल कौन सा है यहाँ पर, 23S। तो जो लार्जर मॉलिक्यूल होता है वो उसके अंदर टेलरिंग और केमिकल मॉडिफिकेशन दोनों होते हैं। जब तक कि ये एक RNA मॉलिक्यूल जो है वो मैच्योर ना हो जाए तो उसके अंदर मैच्योर होने से पहले टेलरिंग और केमिकल मॉडिफिकेशंस होते हैं। ड्यूरिंग टेलरिंग ऑफ लार्जर RNA यानी कि 16S, ये तो लार्जेस्ट हो गया, 23S ये लार्जर हो गया, और तो जो 16S है जो लार्जर सब यूनिट है उसके अंदर टेलरिंग और मॉडिफिकेशन होता है। ड्यूरिंग टेलरिंग ऑफ लार्जर RNA मॉलिक्यूल 16S rRNA सीक्वेंस इज फर्स्ट ऑफ क्लीव्ड ऑफ एंड इज सेपरेटेड फ्रॉम 23S एंड 5S सीक्वेंस। तो ये तीनों एक ओपेरॉन में प्रेजेंट है, इन तीनों के जीन्स। तो जब ओपेरॉन में प्रेजेंट है तो सिंथेसाइज भी ये एक साथ होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जो लार्जर rRNA मॉलिक्यूल है उसकी टेलरिंग के दौरान क्या होता है, जो 16S rRNA का सीक्वेंस होता है उसको अलग किया जाता है, वो अलग कट होता है, किससे, 23S और 5S सीक्वेंस से अलग कट हो जाता है। उसके बाद जो 60S वाला फ्रेगमेंट है उसके साथ क्या होता है, द फ्रेगमेंट कंटेनिंग 60S information is still larger and then the mature 16S rRNA by at 10 bases and is not methylated। तो जो 16S यहाँ से जो फ्रेगमेंट कट हुई है 16S की, उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मेच्योर 16S rRNA से अभी भी क्या है, ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है, बाय 10 बेसिस, 10 बेसिस से ज़्यादा है। एंड इट इज़ नॉट मिथाइलेटेड, और अभी ये मिथाइलेटेड भी नहीं है, यानी कि इसके अंदर मिथाइल ग्रुप्स भी नहीं जुड़े हैं। बोथ द मिथाइलेशन and tailoring of this molecule takes place after it has associated with a number of proteins to form the precursor ribosomal subunit। तो जो टेलरिंग है
और जो मिथाइलेशन है इस मॉलिक्यूल का 16s rRNA का, ये शुरू होता है जब कई सारे प्रोटीन्स जो हैं वो आपस में बाइंड हो जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं, क्या बनाने के लिए, प्रोटीन्स जो है वो किसके ऊपर आके बाइंड होते हैं, rRNA के ऊपर ही बाइंड होते हैं। तो कई सारे प्रोटीन्स आकर बाइंड होने लगते हैं प्रीकर्सर राइबोसोमल सब यूनिट बनाने के लिए, यानी कि राइबोसोमल सब जो मैच्योर राइबोसोमल सब यूनिट है उससे पहले जो राइबोसोमल सब यूनिट होगा वो प्रीकर्सर राइबोसोमल सब यूनिट बनाने के लिए सब जो प्रोटीन्स हैं वो एसोसिएट होने लगते हैं rRNA से आकर, और एट द सेम टाइम इसका टेलरिंग और मिथाइलेशन भी चलता रहता है। द 5s rRNA इज फाउंड नॉट टू अंडरगो द प्रोसेस ऑफ टेलरिंग एंड मिथाइलेशन बिफोर इट बिकम्स मैच्योर। जो 5s rRNA इसके अंदर टेलरिंग और मिथाइलेशन का प्रोसेस नहीं होता है मैच्योर होने से पहले। द होल प्रोसेस ऑफ बायोजेनेसिस ऑफ 70s राइबोसोम्स टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। जो पूरा बायोजेनेसिस का प्रोसेस होता है, यानी कि 70s राइबोसोम के फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है, वो साइटोप्लाज्म में ही होता है। द रेगुलेशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ 70s राइबोसोमल प्रोटीन्स। तो जब 70s राइबोसोमल प्रोटीन बनता है, अभी तो हमने rRNA डिस्कस किए हैं, अब राइबोसोमल प्रोटीन्स को भी डिस्कस करना है, क्योंकि दो पार्ट्स हैं, एक है राइबोसोमल प्रोटीन और एक है rRNA, किसी भी किसका, राइबोसोम के दो पार्ट्स हैं। तो जो रेगुलेशन होता है सिंथेसिस का ऑफ 70s राइबोसोमल प्रोटीन्स, उसे समझते हैं। फॉर इकोलाई द टास्क ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ 54 राइबोसोमल प्रोटीन्स एंड 3 rRNAs में भी क्वाइट डिफ़िकल्ट। जो इकोलाई है उसके लिए जो कोऑर्डिनेशन का काम है कि वो उसको 54 राइबोसोमल प्रोटीन्स भी बनाने हैं, फिर 3 rRNAs भी बनाने हैं। 3 कौन कौन से, एक 16s और एक 23s और एक 5s। तो ये उसके लिए ये इन कोऑर्डिनेशन करना, इन दोनों की सिंथेसिस को करना एक साथ, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सिंस सिंथेसिस ऑफ एक्सेस ऑफ प्रोटीन्स वुड बी वेस्टफुल एंड इफ सम ऑफ देम वर मिसिंग राइबोसोम वुड नॉट बी असेंबल्ड प्रॉपर्ली। अब इस पूरे प्रोसेस को कोऑर्डिनेट करना इसलिए डिफ़िकल्ट है क्योंकि अगर इनमें से कोई सा भी प्रोटीन ज़्यादा बन गया तो वो वेस्ट हो जाएगा, और कोई सा भी प्रोटीन अगर नहीं बना, वो एब्सेंट हो गया, वो जो है बन नहीं पाया, मिसिंग हो गया, तो उससे क्या है, राइबोसोम जो है वो प्रॉपर्ली असेंबल नहीं हो पाएगा, राइबोसोम बन ही नहीं पाएगा। Recent findings have indicated that control of synthesis of exact amount of protein at the proper time is achieved mainly through blocking the translation of mRNAs for ribosomal proteins. तो रिसेंटली जो फाइंडिंग्स मिली हैं उनसे ये इंडिकेट किया गया है कि जो कंट्रोल है ऑफ द सिंथेसिस ऑफ एग्जैक्ट नंबर ऑफ प्रोटीन्स, मतलब एग्जैक्ट नंबर ऑफ प्रोटीन्स, कितने एग्जैक्ट नंबर में प्रोटीन्स बनने चाहिए, इस चीज़ को कंट्रोल किया जाता है। कैसे कंट्रोल किया जाता है, जो ट्रांसलेशन हो रहा है mRNAs का, उनको ब्लॉक कर क्योंकि जो mRNA है वो ट्रांसलेशन कर राइबोसोमल प्रोटीन बनाते हैं। mRNA में ट्रांसलेशन होता है, उससे राइबोसोमल प्रोटीन्स बनते हैं। तो उसी mRNA को ब्लॉक कर दो। जब तुम्हारे लिए बन गए, जितने प्रोटीन्स तुम्हें चाहिए उतने प्रोटीन्स बन चुके हैं, तब तुम क्या कर दो, mRNA को ब्लॉक कर दो। ये वाला काम यहाँ पर करता है। वेयर देयर इज एन एक्सेस ऑफ फ्री राइबोसोमल प्रोटीन्स, जब राइबोसोमल प्रोटीन्स जो है वो एक्सेस में बन जाते हैं तो mRNA से जो ट्रांसलेशन है उसको रोक दिया जाता है, और इस तरीके से रेगुलेशन होता है। फिर उसके बाद है तो इसमें बेसिकली ये था कि जो rRNAs बन रहे हैं, आपके जो 3 rRNAs हैं वो किस तरीके से बन रहे हैं, आपको इस बात पे फोकस करना था। उनके अंदर टेलरिंग और मॉडिफिकेशन जो हो रहा है उस पर फोकस करना था। एंड जो प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स तो आपको पता है कैसे बनते हैं, प्रोटीन्स ट्रांसलेशन के प्रोसेस से बनते हैं। तो प्रोटीन्स वही है mRNA के ट्रांसलेशन से बनते हैं। बट एक जो नया पॉइंट था वो ये था सीखने वाला कि रेगुलेशन कैसे होता है उनका। फिर आता है बायोजेनेसिस ऑफ 80s राइबोसोम्स। इन यूकैरियोट्स द बायोजेनेसिस ऑफ राइबोसोम्स इज मच मोर कॉम्प्लेक्स एंड इन्वॉल्व्स अ लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस इन विच सेवरल रीजन्स ऑफ सेल्स आर इन्वॉल्व। तो यूकैरियोट्स के अंदर जो बायोजेनेसिस होता है राइबोसोम का वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, और इसके अंदर इन्वॉल्व्स अ लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस इन विच सेवरल रीजन्स ऑफ द सेल और इन्वॉल्व। तो इसमें सेल के कई सारे रीजन्स इन्वॉल्व होते हैं। द सेवरल रीजन्स, ये तो हो गया। द 5.8s, 18s एंड 28s rRNAs are transcribed as much larger molecule in the nuclear organizer NO, which contains many copies 5.8s, 18s and 28s rRNAs or ribosomal DNA. That is, there is a gene redundancy and or amplification. The DNA coding for the 5s rRNAs is also highly repetitive,
बट द मॉलिक्यूल इज सिंथेसाइज्ड आउटसाइड द न्यूक्लियोलस। अब आपको बताइए इसमें क्या लिखा है। इसका मतलब ये है कि जो 5.8 और 18S और 28S वाले rRNAs होते हैं, इनको ट्रांसक्राइब करना होता है, यानी कि इनका ट्रांसक्रिप्शन होता है, और वो कहाँ से होता है, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर NO। अब आपको पता होगा न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर जो है, जब न्यूक्लियोलस डिसअपियर होता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, जब न्यूक्लियोलर डिसअपियर होता है तो जो डिसअपियर हो जाता है, और जो न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर है वो कहाँ पर, क्योंकि जब क्या आएगा लास्ट फेज जो होता है टीलोफेज, वहाँ पर न्यूक्लियोलस जो है वो फिर से बनेगा, रीअपियर होगा। तो रीअपियर जो होगा वो किसके अराउंड होगा, एक न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर सेंटर के अराउंड वो जो है फिर से असेंबल होता है। तो उस न्यूक्लियोलर जो ऑर्गेनाइजर है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इट इज़ प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स पे ये प्रेजेंट होता है। तो ये न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर जो है, यही इसके पास कई सारी कॉपीज़ होती हैं। 5.8S 18S और 20S rRNAs को क्या करने के लिए, ट्रांसक्राइब करने के लिए कई सारी कॉपीज़ होती हैं, यानी कि राइबोसोमल डीएनए जो है वो उसकी कई सारी कॉपीज़ होती हैं। क्योंकि ये इसको राइबोसोमल डीएनए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये क्या बना रहा है, राइबोसोमल rRNA बना रहा है इसको, इसलिए राइबोसोमल डीएनए बोल रहे हैं। तो इसकी कई सारी कॉपीज़ यहाँ पर न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर वाले रीजन में होती हैं, जिसको डीएनए एम्प्लीफिकेशन भी कहते हैं। जो द डीएनए कोडिंग फॉर 5S rRNA, जो डीएनए कोड कर रहा होता है 5S rRNA के लिए, वो भी हाईली रिपीटेटिव होता है, बट द मॉलिक्यूल इज सिंथेसाइज्ड आउटसाइड द न्यूक्लियोलस, क्योंकि न्यूक्लियोलस के बाहर जो मॉलिक्यूल क्या है बन रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियोलस जो है वो डिसअपियर हो चुका है। It is the nucleolus that newly synthesized rRNA accumulates, becomes associated presumably by a self-assembling process with 50 or more ribosomal proteins that have been synthesized in the cytoplasm by usual mechanism of protein synthesis and then migrate to the cytoplasm of cell in the form of ribosomal subunits। फिर हमारा जो न्यूक्लियोलस है जब वो फिर से रीअपियर होता है, तो न्यूक्लियोलस की वजह से ही जो न्यूली सिंथेसाइज्ड rRNA होते हैं वो एक्यूमुलेट होते हैं, इकट्ठे होते हैं, और अपने आप जो है वो असेंबल हो जाते हैं। और 50 से ज़्यादा राइबोसोमल प्रोटीन्स यहाँ पर जो हैं वो सिंथेसाइज होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर बाय द प्रोटीन मैकेनिज्म। जो यूजुअल प्रोटीन मैकेनिज्म होता है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से फिर प्रोटीन्स बनते हैं, तो प्रोटीन्स भी बन जाते हैं। हमने आरआरएनए देख लिया, आरआरएनए बनते फिर राइबो प्रोटीन्स भी बन जाते हैं। वो माइग्रेट एंड देन माइग्रेट द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल इन द फॉर्म ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट्स, और वो माइग्रेट कर जाते हैं राइबोसोमल सब यूनिट्स की फॉर्म में। बायोजेनेसिस ऑफ 80S राइबोसोम्स इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग 3 मेन इवेंट्स। जो 80S राइबोसोम का बायोजेनेसिस है यानी कि सिंथेसिस है, उसके अंदर 3 मेन इवेंट्स होते हैं। पहला इवेंट है राइबोसोमल rRNA सिंथेसिस बाय न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर। जो न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर होता है वो rRNA का सिंथेसिस करता है। दूसरा है बायोसिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल प्रोटीन्स का बायोसिंथेसिस होना। और तीसरा है 5S RNA और 5S rRNA का सिंथेसिस होना।